नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्रम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्. Good evening. Last time we had completed 28 श्लोक. So today we will start with श्लोक number 29. परिचारक के गुण. अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान परिचारकः. परिचारक मतलब क्या? परिचारक मीन्स जो वैद्य को सहायता करता है. मीन्स आजकल जिस तरीके से नर्सों से होती है, तो इस हिसाब से आपका क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में आपको जो पेशेंट को हैंडल करने के लिए हेल्प करने वाला है, वो मतलब परिचारक. अब परिचारक के गुण, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने अनुरक्त. अनुरक्त मतलब क्या? कि जो रोगी में स्नेह रखता है. रोगी में स्नेह रखेगा मतलब कि अगर आपने पेशेंट को किसी भी कुछ कर्म बोले हैं कि जो परिचारक को करना है, तो अगर परिचारक का स्नेह रहेगा कि वो पेशेंट को अच्छे से उसे ठीक करना है, ये अगर उसके मन में रहेगा, तो जो भी कर्म है या फिर पेशेंट को जो कुछ भी मेडिसिन बताना है, समझाना है, ये सब जो भी है उसके मन में, वैद्य के साथ साथ में परिचारक के भी मन में ये रुग्ण के प्रति ये होना चाहिए कि हमारा जो पेशेंट है, सामने वाला जो पेशेंट है, वो ठीक होना है. अगर उसके मन में द्वेष भाव रहेगा, तो उस भाव के साथ में कभी भी पेशेंट ठीक नहीं हो सकता. काफ़ी जगह पर ऐसा होता है कि अगर हम कुछ खाना भी खाते हैं या फिर बनाते हैं, तो पुराने ज़माने में लोग कैसा बोलते थे कि बाहर के लोगों का दिया हुआ नहीं खाना है, या फिर अगर आप खाना बना रहे हो, तो फिर खाना बनाते टाइम पे आपके मन का भाव कैसा है? अगर आप दुखी हो, अगर आप गुस्से में हो, या फिर आप जिसके लिए खाना बना रहे हो, अगर उसके प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है, तो वो जो भाव है, आपके मन के जो भी भाव है, वो भी उस खाने में आ जाते हैं. और इस तरीके का जो खाना है, इस तरीके का जो भोजन है, वो अजीर्ण निर्माण करने वाला होता है. मतलब वो भोजन का जो भी उपयोग है, वो आपको नहीं होगा. इन द सेम वे, अगर आप पेशेंट को अगर आप मेडिसिन दे रहे हो, या फिर पेशेंट को आप कुछ भी दे रहे हो, कर्म कर रहे हो, आपके मन में अगर ये इच्छा रहेगी, अगर मन में आपके ये है कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक होना चाहिए, तो वो पेशेंट ठीक होगा अच्छे से. अब यहाँ पर वैद्य जो है, जो डॉक्टर है, उसके मन में तो ये भाव हमेशा रहता है कि मेरा पेशेंट सामने वाला ठीक हो जाए. लेकिन साथ-साथ में आपका जो परिचारक है, जो आपको असिस्ट कर रहा है इन सब चीज़ों में, तो उसके मन में भी यही सारे भाव होने चाहिए. अगर उसके मन में ये भाव नहीं है, तो आपको ऐसे परिचारक को अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट शुचि. शुचि यहाँ पर अभी जैसे हम लोगों ने वैद्य के गुण में ही शुचि देखा था, तो इसी तरीके से जो शुचि है, वो परिचारक में भी होना चाहिए. बिकॉज़ वैद्य के बाद में उन्होंने औषध बोला है, फिर औषध के बाद में परिचारक है. मतलब वैद्य जो है, वो पेशेंट को दवाई देगा, उससे ठीक होगा. लेकिन फिर वहाँ पर थर्ड जो है, वो परिचारक आ जाता है. तो यहाँ पर जो शुचि, यहाँ पर जहाँ पर भी शुचि ये वर्ड आता है, तो वहाँ पर काय, वाक और मन, ये तीनों मतलब आपकी शारीरिक शुचि प्लस वाक, मतलब आप जो भी बोलते हो उसमें भी शुचि होना चाहिए. शुचि मतलब क्या? कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो, बात करते टाइम पर आपका लैंग्वेज किस तरीके का है, आप सामने वाले से किस तरीके से बात कर रहे हो, तू तू करके बात कर रहे हो, या फिर बात करते टाइम पे आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है, अगर आपके मुंह से कुछ गलत तरीके का कुछ निकलता है जो सामने वाले को अच्छा ना लगे,
तो वो पेशेंट आपके पास में फिर से नहीं आएगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप अगर किसी शॉप में जाते हो, तो शॉप में आपको जो अटेंड करने वाला इंसान है, अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो आप वो शॉप से निकल जाते हो, कि यहाँ का जो इंसान है, वो अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है। तो इन द सेम वे जब आप क्लिनिक में बैठते हो, तो आपके जो भी असिस्टेंट हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो किस तरीके से पेशेंट से बात करते हैं, ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको किस तरीके के लोगों को अपॉइंट करना है आपके क्लिनिक में एज अ वर्कर, एज अ असिस्टेंट, वो किस तरीके से बात करता है, वो भी वहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर मन की सूची, मन की सूची कि उसके मन का भाव कैसा है आपके प्रति, मीन्स डॉक्टर के प्रति प्लस रुग्ण के प्रति। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर देखना चाहिए। वो किस भाव से आपकी क्लिनिक में आ रहा है, दुखी है या फिर हैप्पी है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मैटर करती है। बिकॉज़ हम जिस तरीके से हमारा जिस तरीके का मन का भाव होता है, वो बहुत ही अफ़ेक्ट करता है। अ, मीन्स अगर सामने वाला इंसान खुश है, तो आजू-बाजू का क्लाइमेट जो है वो उसी तरीके का बन जाता है। मीन्स अ, काफ़ी लोगों ने ऐसे रामायण, महाभारत वगैरह इस तरीके से सीरियल देखे होंगे। तो रामायण में जो भी ऋषि-मुनि के जो आश्रम होते थे, तो आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा तो वहाँ पर ऋषि-मुनि तो रहते ही है, प्लस वहाँ पर जो भी जानवर है, जो भी एनिमल्स है, वो भी साथ में रहते हैं। वो उन लोगों को कुछ भी हानि नहीं पहुँचाते हैं। तो ये क्या होता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो सात्विक गुण है, वो फैला हुआ होता है आजू-बाजू के क्लाइमेट में भी, कि वो जो एनिमल्स है, जो जंगल में रह के लोगों को हार्म करेंगे। अगर वो शेर है वहाँ पर या फिर वहाँ पर कोई दूसरा एनिमल है, जो इंसान को खा जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर रहकर इंसान को खाता नहीं है। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि वहाँ के जो क्लाइमेट है, ऋषि-मुनि ने जो वहाँ पर सत्व गुण जो फैलाया हुआ है, वो उनमें भी रहता है। तो आपकी क्लिनिक का क्लाइमेट कैसा रहेगा, ये आपके मानसिक भाव, आपके मन में कितनी सात्विकता है, आप किस तरीके से रह रहे हो, प्लस आपके साथ में जो भी है क्लिनिक में, तो उनका मानसिक भाव कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अफ़ेक्ट करती हैं आपके क्लिनिक के क्लाइमेट को डेवलप करने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर फिर से दक्ष, दक्ष के लिए हम लोगों ने वैद्य का भी यही गुण था, शुचि और फिर दक्ष। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दुष्ट कर्म शुचिर्विशक। दक्ष मतलब चतुर, अलर्ट, उसको नेक्स्ट क्या एक्शन उठाना है किसी भी पेशेंट के लिए, ये उसको पता होना चाहिए। अभी अगर सपोज किसी पेशेंट को कुछ तकलीफ हो रहा है, आपने पेशेंट को कुछ कर्म करने के लिए बोला है, वो कर्म का कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया। अब ये जो कर्म है ये परिचारक कर रहा है, ओके? तो परिचारक को भी इतना चतुर होना चाहिए कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आया, तो नेक्स्ट उसको क्या करना है, ये तुरंत उसको पता होना चाहिए। तो इस तरीके का जो चतुर है, मीन्स दक्षता, अलर्टनेस जो है, अगर आप सपोज कुछ कर रहे हो, अगर आप पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, आपको ग्लव्स चाहिए, आपको पेशेंट को आप एनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, एनल एग्जामिनेशन करते टाइम पे आपने ग्लव्स पहना, आपके परिचारक को ये पता होना चाहिए कि उसको अभी जेली देना है एनल एग्जामिनेशन के लिए। अगर उसको ये अलर्टनेस नहीं रहेगा, तो परिचारक का वहाँ पर कुछ फायदा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मैटर करती है। फिर से बुद्धिमान, जो डॉक्टर बुद्धिमान है, आपका परिचारक जो है वो भी बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जो लास्ट टाइम वैद्य की जो गुण पढ़े थे, तो यहाँ पर मैं आपको एक अष्टांग संग्रह का रेफरेंस बताती हूँ कि अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं। देखो उन्होंने जहाँ पर ये जो 4 पाद हैं, भिषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी परिचारकः, तो इसके जो पाद है उसके गुण बताने के पहले उन्होंने ये बताया है कि वैद्य किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने काफी सारे श्लोक बताए हैं। मैं आपको एक दो श्लोक जो है वो बताती हूँ। मीन्स ये श्लोक जो है वो उन्होंने भी बताया है यहाँ पर कि मीन्स वैद्य का जो गुण है कि दक्ष सिद्धार्थ शास्त्र तो दुष्ट कर्म सूचि भिषक, ये गुण अष्टांग संग्रह में एज इट इज है, लेकिन उसके साथ साथ में वो और भी वैद्य की गुण बोलते हैं, जैसे कि अभेद्य। अभेद्य मतलब क्या, कि जिसको कोई भी पराजित ना कर सके।
मीन्स अगर आप कहीं पर अगर संभाषण परिषद कर रहे हो या फिर आप अगर पेशेंट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसका आंसर करने नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के पास में इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप अभेद्य बन जाओ। अभेद्य मीन्स सामने वाला आपको शांत ना करा सके। अनुद्धत मतलब क्या कि गंभीर, गंभीर होना चाहिए। आप क्लिनिक में बैठे हो और आप ऐसी जॉली नेचर के मतलब जॉली नेचर भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप किसी भी चीज़ के ऊपर हँसी-मज़ाक कर रहे हो, थोड़ी-सी भी गंभीरता नहीं, किसी भी चीज़ को लेके सीरियसनेस नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्तब्ध, स्तब्ध मतलब क्या कि यहाँ पर कुछ भी जो चीज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में 100 टाइम सोचकर कोई भी चीज़ बोलना चाहिए। ऐसा जैसा बोलते हैं तो किसी भी चीज़ को करने के लिए वो आजू-बाजू का जो भी सारा-सार विचार है, वो करने वाला हो। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने वाला ना हो। सूनुतः, सूनुतः मतलब क्या कि वो जो भी बोल रहा है वो सच बोले। पेशेंट को झूठा दिलासा देना या फिर झूठ बोलना, इस तरीके का नहीं। जो बोल रहा है वो अच्छा बोले और सच बोले। प्रियदर्शन, प्रियदर्शन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बैठ गए, आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हो वगैरह इस तरीके के नहीं। हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है? आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, आपके बाल बिखरे हुए वगैरह वैसा सब नहीं होना चाहिए। बहुश्रुत, बहुश्रुत मतलब क्या कि प्रसिद्ध होना चाहिए। जहाँ पर भी वो काम कर रहा है या फिर कुछ भी जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ पर भी कुछ कर रहा है, तो वहाँ पर वो प्रसिद्ध होना चाहिए अपने एरिया में। कालवेदी, कालवेदी मतलब कि जो षटप्रिय काल बोले हैं, तो उसको जानने वाला होना चाहिए वो। आप अगर पेशेंट आया है तो वो कौन से काल में बैठ रहा है, मीन्स उसकी अवस्था क्या है, ये सब उसको समझ में आना चाहिए। ज्ञात ग्रंथ मतलब जिसने ग्रंथ को समझा हो, जिसको ग्रंथ के बारे में नॉलेज हो। अर्थशास्त्रवृत्त, अर्थशास्त्रवृत्त मतलब कि जिसने कर्म अभ्यास भी किया हो। कर्म अभ्यास किया हो मतलब कि जैसे दुष्ट कर्मा उन्होंने ये वर्ड बोला है, तो दुष्ट कर्मा मतलब किसी के अंडर उसने सीखा हो, उसने अच्छे से सब काम किया हो। देखो यहाँ पर वो फिर से दुष्ट कर्मा ये वर्ड फिर से उन्होंने दिया हुआ है। ये हर एक चीज को वो बार बार बताने का जो रीजन है वो ये है कि ये इम्पोर्टेंट है चीजें। इस तंत्र दोष ग्रंथ में बताया हुआ है कि अगर वो कोई चीजें फिर से बताते हैं तो वो पुनरुक्ति दोष हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो बता रहे हैं इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट है। शस्त्र पढ़ा हुआ हो, अर्थशास्त्रविद हो, ये वो 3 बार एक ही ग्रंथ में, एक ही चैप्टर में वो बार-बार बताते हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। ओके? फिर वो बोलते हैं कि अनाथान रोगिणो यश्च पुत्रवत् समुपाचरेत। मतलब क्या कि अनाथान रोगिणो, रोगी को वो अनाथ की तरह अपना पुत्रवत समुपाचरित मतलब अपना पुत्र समझे, इस तरीके का उसका स्नेह। इस स्नेह जो है वो किस लेवल का होना चाहिए, तो एक अनाथ को आप अपने पुत्र की तरह समझ रहे हो, इस तरीके का आपको स्नेह रखकर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक? गुरुणा समनुज्ञातः मतलब गुरुणा समनुज्ञातः मतलब क्या कि जिसके गुरु ने उसको अभी ये आज्ञा दे दी है कि आप ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दो। ये जो है भिषक शब्द मश्नुते, ऐसे इंसान को आप भिषक बोलना चाहिए। जिसमें ये गुण नहीं है वो भिषक कहलाने के लायक नहीं है, मीन्स ऐसा अष्टांग संग्रहकार बोलते हैं। अब उसके नीचे उन्होंने फिर से ऐसा बोला हुआ है कि यस्तु केवल शास्त्रज्ञ कर्मस्व परिनिष्ठित समूह्य मत्यातुरम प्राप्य प्राप्य भिरूरिवाहर। मतलब क्या कि जो वैद्य केवल शास्त्र को जानता है, कर्म अभ्यास को नहीं जानता। यस्तु केवल शास्त्रज्ञ मतलब जिसको केवल शास्त्र का ज्ञान है, यह मतलब ज्ञान है। कर्मस्व परिनिष्ठित जिसको कर्म नहीं आता, कर्म नहीं आता मतलब कि जिसने जो भी चीजें की हुई नहीं है। सी दिस इज द रीजन व्हाई आई लाइक दृश्यम मूवी अ लॉट, कि दृश्यम मूवी में भी उन्होंने यही बताया है कि विजय सारगावकर जो था वो अपनी फैमिली को एक स्क्रिप्ट लिख के दे सकता था कि आपको ये जो है पुलिस वालों ने अगर कुछ पूछा तो आपको ये सारी स्क्रिप्ट जो है बताना है। वो उनको बोल सकता था कि आप 4-5 टाइम ये रिवाइज कर लो, अच्छे से बाय हार्ट करवा के उनसे ले सकता था। बट उसने वैसा नहीं किया। उसने क्या किया कि वो सारी जो दृश्य है वो उसने अपनी फैमिली के सामने क्रिएट किया, बिकॉज
उसको यहाँ पर ये बताना था कि आप जब किसी चीज़ को देखते हो, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ जाती है। अगर आप उस चीज़ को जी रहे हो, तो आप उसको भूलते नहीं हो। सो दिस इज़ द रीज़न कि आचार्य बार-बार ये बोलते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शास्त्र का ज्ञान नहीं होना चाहिए। आपको उसके साथ-साथ में कर्म अभ्यास मतलब आपको वो सारी चीज़ें खुद से कर है, पेशेंट को अच्छे से ठीक कर सकते हो, तो ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। इस वजह से वो बार-बार ये चीज़ें बोलते हैं कि आप कर्म अभ्यास मतलब किसी वैद्य के अंडर आप रह के ये सारी चीज़ें सीखिए। अभी फिर से वो एक और चीज़ क्या बोलते हैं, यह पुनः कुरुते कर्म ध्राष्ट्यशास्त्र विवर्जितः स सत्सु गर्हामाप्नोति वदं चर्चति राजतः। मतलब जो वैद्य धृष्टता के कारण शास्त्र का अभ्यास नहीं करता और चिकित्सा कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसका सज्जन पुरुषों में आदर नहीं होता। मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट होके आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया, आपने शास्त्र पढ़ा नहीं, लेकिन आप क्लिनिक खोल के बैठ गए, आप कुछ कर्म करने के लिए ले लिया, तो यहाँ पर भी आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो आपको दोनों चीजें होनी चाहिए, दुष्टकर्मा दुष्टकर्मा और प्लस दक्ष तीर्थार्थ शास्त्र, तो तीर्थार्थ शास्त्र मतलब शास्त्र भी पढ़ना है और प्लस कर्म अभ्यास भी करना है। नेक्स्ट, आड्यो रोगी भिषक वश्यो ज्ञापक सत्ववानपी, रोगी के गुण। अब रोगी का उन्होंने सबसे पहला गुण बोला है आढ्य, मीन्स आपका रोगी अमीर होना चाहिए। अब मैं जब भी फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे लगता था कि मतलब आयुर्वेद तो ऐसा कैसे एकदम कि रोगी अगर आढ्य है, अमीर है, तो ही आप लोग उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो अच्छा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठते हो तो आपको ये जो वर्ड उन्होंने बोला है कि आढ्य, तो आपको समझ में आता है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आपके पास में से आप ट्रीटमेंट देने के लिए बैठोगे तो आप ऑब्वियसली कि आप पेशेंट से कुछ ना कुछ तो आप पैसा लोगे। ओके, अगर उसको कुछ ऐसी बीमारी हुई है जिसमें आपको उसको रसकल्प देने हैं या फिर स्वर्णकल्प देने हैं, लेकिन पेशेंट अफोर्डेबल नहीं होगा, अगर पेशेंट आपको उतना पैसा नहीं दे सकता, तो फिर यहाँ पर आपको उस तरीके का कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि जो हर्बल हो। हर्बल हो मतलब रसकल्प स्वर्णकल्प नहीं, बल्कि दूसरी तरीके की चीजें, तो उससे जो मिलने वाला रिजल्ट है वो मतलब आपका लॉन्ग टाइम लेगा, ठीक होने में पेशेंट को टाइम जाएगा। अब अगर उसको कुछ ऐसी व्याधि है कि जो बहुत ही क्रिटिकल है, तो यहाँ पर आपको फिर से उसी तरीके की आपको दवाई देनी पड़ेगी, या फिर जिसके पास में अभी पैसा है तो वो काफी सारी जगह से लोगों को अप्रोच कर सकता है और वो अपनी ट्रीटमेंट जो वो इजीली ले सकता है। जो आढ़े नहीं है तो उन लोगों में दो तीन चीजें क्या हो जाती है, तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनमें जो ज्ञान है बाकी सारी चीजों का भी, तो वो सारी चीजें कम हो जाती है, मीन्स उनका खाने पीने की चीजों का ज्ञान, या फिर अगर उनको कुछ अच्छी चीजें, आहार अन्न जो है, अच्छी चीजें अगर आप उनको बोलते हो, तो ये सब भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है लेना। मीन्स अगर आज ये ग्रंथ बहुत ही पहले लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम आजकल की इसमें देखेंगे तो अ, अगर हम लोगों को ऑर्गेनिक फूड लेना है या फिर हम लोगों को E2 काऊ का मिल्क लेना है, तो ये सब हम लोगों को महंगा मिलता है। अब अगर पेशेंट गरीब है तो उसको अच्छा खाना ही खाना है, दवाई की बात छोड़ दो, अगर उसको अच्छा खाना खाना है, तो भी उसके पास में उतना पैसा नहीं होता कि वो इतना एफर्ट कर पाए कि वो डेली बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें खरीद सके। तो ये आढ़े वर्ड पेशेंट के लिए, अगर पेशेंट आढ़े है तो रोगी के गुण का मतलब बहुत जल्दी ठीक होना, ये उसके लिए बहुत ईजी है, अगर नहीं है तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये सारी चीजें। इस कैंसर के पेशेंट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूध के ऊपर रखते हैं, दुग्धाहार पे, और जिनके पास में पैसा है उनको हम बोलते हैं कि आप A2 काऊ का मिल्क लो। अब जिसके पास में पैसा नहीं है, A2 काऊ का मिल्क महंगा मिलता है, वो डेली बेसिस के ऊपर वो मेडिसिन के ऊपर अपना
खर्चा करें या फिर वो दूध के ऊपर खर्चा करें, मीन्स उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट, भिषक वश्य। भिषक वश्य मीन्स वैद्य के अधीन रहने वाला। वैद्य के अधीन रहने वाला मतलब कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो, वो सिर्फ उतना ही करेगा। काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जो अपना खुद का दिमाग लगाते हैं। आप पेशेंट को कुछ बोलोगे, वो कुछ दूसरा करेगा या फिर वो आपको सिखाने के लिए बैठेगा। तो ये जो भिषक वश्य नहीं होते, आप जो उनको बोल रहे हो करने के लिए, जिस तरीके से आप ट्रीटमेंट लेने के लिए बोले, अगर वो उस तरीके का नहीं कर रहा है, आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं जा रहा है, तो हम उनको गारंटी नहीं दे सकते कि हम आपको ठीक कर सकते हैं। अब अगर किसी पेशेंट को आपने बोला कि आप सोनोग्राफी कर लो, पेशेंट सोनोग्राफी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपका डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप पेशेंट को बोल रहे हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ दूध पीना है, आपको खाना नहीं खाना है, पेशेंट वैसा नहीं कर रहा है, तो पेशेंट को जैसा आपको रिजल्ट अपेक्षित है वैसा नहीं मिलेगा। अगर आप पेशेंट को निदान जो आपने किया है उसके हिसाब से आप कुछ उसको पथ्य बता रहे हो, वो वैसा पथ्य फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपथ्य करते जा रहा है, तो आपको जैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो रोगी का गुण है भिषक पश्यो, ये आपको हेल्प करता है कि पेशेंट किस तरीके से ठीक होगा। ज्ञापकः, ज्ञापकः मतलब कि अभी कोई-कोई पेशेंट आता है ना कि जिनको उनकी पूरी ज़िंदगी का सब कुछ पता होता है, उनको कब क्या हुआ है। काफ़ी सारे पेशेंट को उनकी प्रीवियस हिस्ट्री पता ही नहीं होती है कि अगर कोई भी चीज़ें उसकी हिस्ट्री में है, सपोज़ अगर पेशेंट को जॉन्डिस होकर गया है, तो जॉन्डिस कब होकर गया है? जॉन्डिस होने के पहले उसको फीवर आया था कि नहीं आया था? अभी पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि लेट अस कंसीडर एक पेशेंट है जिसको मलेरिया होकर गया है, मलेरिया होने के बाद में उसको जॉन्डिस हुआ था, जॉन्डिस होने के बाद में उसको उदर की तकलीफ चालू हुई, ठीक है। अब पेशेंट को ये जो सीक्वेंस है वो पता नहीं है कि उसको पहले फीवर आया था कि पहले जॉन्डिस हुआ था, वो पेशेंट आपको नहीं बता पा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी हम लास्ट लेक्चर में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि पेशेंट को अर्श है और अर्श के बाद में उदावरत और फिर उदावरत के वजह से उसको बाधिर्य। अब पेशेंट को ये ध्यान में नहीं है कि उसको पहले अर्श हुआ था कि उसको पहले बाधिर्य की तकलीफ स्टार्ट हुई, तो आपका ये डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा कि उसका बाधिर्य जो है वो अर्श की वजह से है, अर्श के उपद्रव स्वरूप उसको बाधिर्य हुआ है, कि बाधिर्य किसी दूसरे रीजन की वजह से है। तो यहाँ पर रोगी जो है, पेशेंट जो है वो आपको कितने प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री दे रहा है, वो अपनी तकलीफों को कितने तरीके अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है और आपको बताता है, इसके ऊपर से भी आपका डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट जो है वो बदल सकता है। ओके, अब ये चीजें जो है ये पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपको इसके लिए पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए कि आपको जो भी छोटे छोटे कंप्लेंट्स होते हैं उसके ऊपर आप ध्यान दो। काफ़ी सारे पेशेंट को ये छोटी-छोटी चीज़ें लाइक शिरशूल है, हेडेक है, इंडाइजेशन है, पेट साफ नहीं होना, पेट में गैसेस होना, ये सारी चीज़ें जो है जो छोटे-छोटे ध्यान नहीं देते। तो कैसे होता है कि ये जो छोटे-छोटे कंप्लेंट्स है, ये अगर लॉन्ग टर्म रहेंगे तो ये किसी बड़े व्याधि में कन्वर्ट होते हैं। तो उन लोगों को ये सारे कंप्लेंट्स को भी मार्क आउट करना चाहिए। तो पेशेंट में इतना अ, मिस नॉलेज होना चाहिए कि उनको ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि हेडेक होता है, तो वो कब से है, उसको वो अवॉइड ना करे, उसको वो इग्नोर ना करे। तो ये जो ज्ञापक है, ये जो गुण है वो रोगी में होना चाहिए और प्लस इसके लिए आप लोगों को मतलब ज्ञान देना चाहिए कि आप इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। और सत्ववान अपनी, सत्ववान मतलब धैर्यशाली होना चाहिए। मीन्स उसका सत्व अगर अच्छा होगा तो बड़े से बड़े बीमारी भी वो अच्छे से फेस कर सकता है। अगर सत्व कम है तो फिर उसको छोटी से छोटी बीमारी भी उसके सत्व कम होने की वजह से बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है? अब यहाँ पर 4 प्रकार के रोग, साध्य, असाध्य,
कृच्छ्र साध्य और असाध्य। इस तरीके से साध्य असाध्य इति व्याधिर्द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्य कृच्छ्र साध्यश्च व्याप्यश्च अनुपक्रमः सर्व औषध क्षमे देहे योनः पुंसु जितात्मनः अमर्मगो अल्प हेत्वग्र रूप रूपो अनुपद्रवः अतुल्य दुष्य देशर्तु प्रकृति पाद संपदि ग्रहे ग्रहेषु अनुगुणेषु एक दोष मार्गो नवः सुखः। अब यहाँ पर चार प्रकार की जो रोग है उसमें साध्य असाध्य और फिर उसके फिर से सुख साध्य कुछ साध्य इस तरीके से प्रकार है। ठीक है, अब सुख साध्य रोगी जो है उसका लक्षण तो सर्व औषध क्षमे कि रोगी का जो शरीर है वो सब प्रकार की औषधियों को सहन कर सके। मीन्स आप उसको कुछ दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये खाया तो उसको वो हजम नहीं हो रहा है, कुछ मेडिसिन दिया तो उसको उसका एलर्जिक रिएक्शन हो गया। इस यहाँ पर पेशेंट जब भी आते हैं तो आपको काफी सारी चीजें बोलते हैं कि मैंने कुछ भी गर्म चीज खाया तो मुझे लूज मोशन होने लगता है, मैंने आयुर्वेदिक दवा खाया तो मुझे ये तकलीफ होने लगता है, मतलब सो एंड सो इस तरीके से काफी सारे पेशेंट जो अलग अलग चीजें आपको बोलते रहते हैं। अब कोई कोई होते हैं आप उनको कुछ भी दे दो उनको कुछ तकलीफ नहीं होती, तो जिनको तकलीफ होती है उनमें आप लोगों के लिए जो मेडिसिन आपको देने हैं उसका लिस्ट बहुत ही कम हो जाता है कि आप उनको क्या-क्या चीज़ें आप दे सकते हो। बिकॉज़ अगर वो इतने सुकुमार है या फिर उनको मेडिसिन सहन नहीं हो रहा है, तो उसके व्याधि के हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि उसको क्या-क्या देना है। ठीक है? तो यहाँ पर आपके जो मेडिसिन का जो लिस्ट है वो कम हो जाता है। देहे यूनः, यून मतलब क्या? कि जवान होना चाहिए वो। जवान होना चाहिए तो उस जवान का क्या है कि उस टाइम पे उनका जो शारीरिक बल है वो अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। किसी भी मतलब मेडिसिन के साथ-साथ में जो भी व्याधि है, उसको भी सहन करने की उनकी क्षमता अच्छी होती है। यहीं पर अगर बच्चे हैं या फिर वृद्धावस्था में उनको कोई भी अगर छोटी भी व्याधि होगी तो उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है। तो इसके हिसाब से सुख साध्य मतलब अगर मिडल एज में अगर कुछ तकलीफ हुई है, तो उनका बल अच्छा होने की वजह से व्याधि जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है। काफ़ी सारी जगह पर हम लोग पेशेंट का एज फैक्टर ये देखते हैं, कोई भी व्याधि ठीक होने के लिए, तो वो इस रीज़न से। पुंसो, पुंसो मतलब क्या कि अगर पुरुष हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे स्त्रियाँ जो हैं वो मतलब उनमें व्याधि अ, मतलब असाध्य है या फिर कुछ साध्य है। यहाँ पर पुरुष ये जो वर्ड है वो किस लिए कि अ, मतलब स्त्री जो है वो थोड़ा सौम्य साइड पे मतलब क्या कि स्त्री को वैसे भी सुकुमार बोला है मीन्स उनका शारीरिक बल पुरुष के हिसाब से कम होता है, मानसिक बल पुरुष के हिसाब से थोड़ा कम होता है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ मानसिक बल कम होता है, मानसिक बल अगर आप दूसरी तरीके से देखोगे तो ठीक है, मतलब स्त्रियों का मानसिक बल ज़्यादा होता है, वो सहन करने की क्षमता उनमें ज़्यादा है। लेकिन जो शारीरिक बल खराब होने की वजह से उनमें जो सहन शक्ति मन की जो खराब होती है, फिर वो पुरुष के हिसाब से वो जल्दी हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पुरुष का शारीरिक बल या फिर मानसिक बल अच्छा होता है। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं कि जिनको छोटी से भी छोटी बीमारी हुई तो भी वो बहुत बड़ा मीन्स उनका सत्व उतना अच्छा नहीं होता, वो उसको सहन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये पुरुष के मामले में आप ऐसा मत समझो कि ये वैसा ही है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है? जितात्मनः, जितात्मनः मतलब क्या कि जिसका उसके मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर संयम है। अगर आप पेशेंट को पथ्य बता रहे हो, अगर उसका मन के ऊपर संयम है, तो वो उसको फ़ॉलो कर सकता है। कुछ भी खाने-पीने के लिए उसमें संयम रहेगा, तो वो फ़ॉलो करने की वज़ह से वो जल्दी ठीक होगा। अगर संयम नहीं है तो बट ऑब्वियस है कि वो अपथ्य सेवन करेगा और फिर उसके बाद में उसका जो व्याधि है, अगर वो सुख साध्य भी रहेगा, तो कृच्छ्र साध्य, असाध्य की तरफ वो जा सकता है। नेक्स्ट है अमर्मगो। अमर्मगो मतलब कि मर्म स्थान में गया ना हो। जो मर्म स्थान में अगर कोई व्याधि है, तो फिर वो सुख साध्य नहीं होगा। अब मर्म स्थान के जो भी है आगे आएँगे सारे के सारे शारीरिक स्थान में भी आप पढ़ोगे उसमें। अगर मर्म स्थान अफेक्ट है तो फिर वो कृच्छ्र साध्य या फिर असाध्य की तरफ ही जाता है।
अल्प हेतु, अल्प हेतु से उत्पन्न हुआ हो, मीन्स कोई भी व्याधि आप जब आगे पढ़ोगे, कोई भी व्याधि के लिए उन्होंने काफी सारे हेतु बताए हुए होते हैं, तो उसमें से अ, आचार्य क्या बोलते हैं कि उसके जो हेतु पुरुरूप रूप ये जो दिए हुए हैं, वो जितने ज्यादा होंगे उसकी साध्यता असाध्यता जो है उतनी बढ़ती जाती है। मीन्स अगर हेतु कम है तो उसका साध्यत्व जो है वो अच्छा रहेगा, अगर पूर्ण रूप कम है तो उसकी साध्यत्व जो है वो अच्छी रहेगी, अगर उसके जो लक्षण है वो कम है तो साध्यत्व अच्छा रहेगा। वहीं पर जितने ज्यादा उसके रूप, जितने ज्यादा उसके पूर्ण रूप या फिर जितने ज्यादा हेतु रहेंगे, आपको ट्रीटमेंट के लिए वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और हेतु अग्र रूप रूपो, ठीक है, हेतु अग्र रूप मतलब पूर्व रूप और रूप मतलब लक्षण, ठीक है, अल्प हेतु, अल्प अग्र रूप और अल्प रूप, इस तरीके से है वो। और प्लस अनुपद्रव, जिसमें उपद्रव निर्माण नहीं हुए हैं, ठीक। अतुल्य दुष्य देशर्तु प्रकृति ही, मतलब यहाँ पर जो आपका देश, दुष्य, ऋतु और प्रकृति है, ये सब अतुल्य होने चाहिए। मीन्स आपका अगर कफ दुष्टि है तो आपका जो दुष्य है वो रस ना हो कि कोई दूसरा धातु हो, ठीक है, आपका जो देश है, आपका जो ऋतु है, आपका जो प्रकृति है वो भी कफ वाला ना हो, तो आपका जो व्याधि है वो जल्दी ठीक हो सकता है। अब अगर सब कुछ समान रहेगा तो आपको भले वो सुख साध्य मतलब सादा सिंपल अगर सर्दी भी रहेगा तो भी वो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज आपका व्याधि, आपका प्रकृति अगर सब सेम है तो उतनी जल्दी नहीं ठीक होने वाला है, बिकॉज आपको यहाँ पर एक के बजाय 4 लोगों से लड़ना है, ठीक है। चिकित्सा के चारों पाद गुणशाली हो, पाद संपत्ति, मतलब ये जो आपको जो 4 पाद बोले हैं, इसमें अगर वैद्य अच्छा है लेकिन दवाई अच्छी नहीं है उसके पास में, आपका परिचारक अच्छा नहीं है, तो ये सब चीजें जो है वो सब मैटर करती है कि पेशेंट किस तरीके से कितने टाइम लेगा ठीक होने में। तो पाद संपत्ति, ठीक है। ग्रहेशु अनुगुणेशु, अब यहाँ पर जो ग्रह वगैरह है, ठीक है, मतलब उसमें हमारी कुछ एक्सपर्टीज नहीं है कि आपका ग्रह वगैरह ये एस्ट्रोलॉजी के पास में ही रहने देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग हैं जो ये भी देखते हैं कि आपके ग्रह या फिर आपका नक्षत्र किस तरीके का है, उसके हिसाब से भी मीन्स आपका जन्म कब हुआ है तो उसके हिसाब से आपको कौन सी बीमारी होगी। अ, ये जो है कुंडली वगैरह या उसमें सब बताया रहता है कि आपको किस तरीके की बीमारी हो सकती है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड रहेगी, पेट से रिलेटेड रहेगी, तो इस तरीके के उसमें दिए रहते हैं, तो वो उसका हम लोगों को नॉलेज नहीं है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। एक दोष मार्गो, रोग कोई भी एक दोष मार्ग वाला हो, जैसे जो मध्यम रोग मार्ग, शाखागत, अभ्यंतर रोग मार्ग, ये सब जो बोले हैं तो उसमें से कोई भी एक दोष मार्ग का हो, वो अगर दो दोष मार्ग या फिर 3 दोष मार्ग में है तो वो भी सुख साध्य नहीं होगा। नवह, ठीक है, व्याधि जो है वो न्यू होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, अगर वो जीर्ण है मतलब क्रोनिक है तो भी वो ठीक होने में टाइम लेगा। कृच्छ साध्य, शस्त्रादि साधन कृच्छ संकरे च ततो गदः। अब शस्त्रादि साधन मतलब जहां पर आपको शस्त्र का यूज करना है, ऐसे जो व्याधि है जहां पर आपको शस्त्र, शार, कुछ इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र वगैरह इस तरीके का जहां पर आपको यूज करना पड़ता है, तो वो जो व्याधि है वो कृच्छ साध्य है। और संकरे च ततोगतः, जहां पर दो तीन लक्षण एक साथ मिक्स है, तो इस तरीके की जो व्याधि है वो भी कष्ट साध्य होते हैं। मीन्स आप अगर पेशेंट देखोगे, अगर आप हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग वगैरह रहती तो वहां पर देखो कि काफी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो दो तीन व्याधि एक साथ ही लेकर आते हैं। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट सिर्फ एक दो ही लक्षण के साथ में आया है, उसको हाइपरटेंशन भी है, उसको डायबिटीज भी है, उसको अर्श भी है, उसको संधिशूल भी है, तो इस तरीके से वो काफी सारी चीजें एक साथ लेकर आता है, तो यहाँ पर वो अपने लिए कृच्छ साध्य हो जाता है। फिर इस वजह से लोग लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद को टाइम लगता है कोई भी व्याधि ठीक करने में।
आप 3-4 चीज़ें साथ में लेकर आते हो, तो यहाँ पर आपको टाइम ही लगने वाला है। आप जब इनिशियल स्टेज में आते हो, तो यहाँ पर अगर आपका व्याधि नूतन है, तो वो सुख साध्य है। अगर आपका व्याधि 1 दिन में निर्माण हुआ है, तो अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करके दोगे मेडिसिन, तो 1 या फिर 2 डोज़ में ही आपका पेशेंट ठीक हो सकता है। अब पेशेंट को तकलीफ है 4-5 सालों से, तो यहाँ पर उसको आप मॉडर्न के भी पास में जाएगा, तो वहाँ पर वो उसको पेन किलर दे देगा अगर संधिवात है, पेन किलर दे दिया, आधे घंटे में उसका पेन कम हो गया, बट वो फिर से आ जाता है। तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है? अब आयुर्वेद के हिसाब से उसको टाइम लगता है, मतलब क्या होता है कि उसका जो पेन है, अगर उसका पेन 90% है, तो 90% से पहले 7 डेज़ में वो 10-20% कम होगा, बाद में 20-30%, 40-50% कम होगा। तो ये अगर देखेंगे तो ये मॉडर्न के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ये फास्ट है, बिकॉज़ उनके पास में वो ट्रीटमेंट ही नहीं, या फिर उनके पास में वो लॉन्ग टर्म आप ट्रीटमेंट देते रहो। यहाँ पर एटलीस्ट आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आपका पेशेंट ठीक हो रहा है, ठीक है? तो आयुर्वेद कुछ भी स्लो नहीं है। यहाँ पर आपका किस तरीके का है, अगर क्षार, अग्नि जैसे अर्श वगैरह है, भगंदर है, स्पाइस फिस्टुला है, इस तरीके का कुछ है तो वो क्रूर साध्य, ठीक है? अभी क्षार कर्म जो है, क्षार कर्म उन्होंने बोले हैं, तो क्षार मतलब जो हम सिर्फ बाहर से करते वैसे नहीं, इंटरनल भी क्षार, कल्याणक क्षार है, पंचम क्षार है, यवक क्षार है, सर्जिक क्षार है, इस तरीके के भी क्षार जो है ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, मीन्स आपको इंटरनली यूज करने को बोले हैं। तो जो व्याधि में आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती है, अभी गृहिणी में भी आचार्य चरक ने पंचम क्षार इस तरीके से बोला है। तो गृहिणी जो है वो कृच्छ साध्य है, वो उतनी जल्दी ठीक नहीं होता, बिकॉज अतिसारेषु नाति यत्नवान गृहिणी गदह, मतलब जहाँ पर अतिसार बहुत टाइम तक है वहां पर गृहिणी हो जाता है। तो गृहिणी इज अ क्रोनिक डिजीज, ठीक है? तो यहाँ पर जब बहुत टाइम तक आपको कुछ है, उसके बाद में आपका गृहिणी निर्माण हुआ है और वहां पर वो क्षार कर्म यूज करने को बोलते हैं, मतलब क्षार कर्म नहीं, सॉरी, क्षार यूज करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कृच्छ साध्य हो जाता है, बिकॉज ये क्रोनिसिटी है यहाँ पर व्याधि में। नेक्स्ट, शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्याभ्यासाद विपर्ययो। अब यहाँ पर याप्य, याप्य मतलब क्या कि जब तक आपका आयुष, आपका आयु जो है वो शेष है, तब तक वो रोग रहने वाला है, ठीक है? यहाँ पर आप पथ्याभ्यास, जब तक आप पथ्य करते रहोगे तब तक वो व्याधि अच्छा रहेगा। विपर्यय, जब तक आप उसको पथ्य फॉलो नहीं करोगे तो वहां पर वो आपको तकलीफ देगा। इस तरीके का जो व्याधि होता है वो याप्य। ये जो है यहाँ पर देखिए, हम लोग प्रमेह अनुषंगी नाम, इस प्रमेह के लिए बोलते हैं कि प्रमेह जो है वो अनुषंगी, मतलब जब तक आपका जीवन है तब तक वो प्रमेह रहेगा। इसकी वजह से प्रमेह के पेशेंट में पथ्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो जब तक पथ्य करते रहेगा तो वहां पर उसका जो आयुष्य है वो अच्छा रहेगा, और अगर वो अपथ्य करेगा तो वहां पर उसका जो प्रमेह है वो उसको तकलीफ देने वाला है, ठीक है? बिकॉज जहाँ पर वो याप्य के बारे में बोलते हैं तो वहां पर याप्य में वो पथ्याभ्यास विपर्य है, पथ्याभ्यास के लिए वो वहां पर इम्फेसाइज करते हैं। तो यहाँ पर याप्य व्याधि जहाँ पर है वहां पर आपको पथ्य के लिए पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलना ही चाहिए। असाध्य अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्यये औत्सुक्य मोहारति क्रोध दृष्ट रिष्टो अक्षनाशिनः। मीन्स यहाँ पर जो सुख साध्य के लक्षण के विपरीत है, अनुपक्रम एवं स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्यये, ठीक है, उसके एकदम अपोजिट है। तो यहाँ पर उसके जो जो लक्षण है, मैं फिर से नहीं रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को लगता रहेगा तो एक बार फिर से आप घर पे जाने के बाद में देख सकते हो, ठीक है? प्लस औत्सुक्य, औत्सुक्य मतलब क्या कि फिर से यहाँ पर उसको लालच, इस तरीके से किसी भी चीज में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है उत्सुकता, विषय उत्कंठा, ठीक है? मतलब जो भी विषय है, जो इंद्रिय के जो भी विषय हैं, तो उसके बारे में उसको लालच रहेगा, ठीक है? मोहार अतिकृत, ठीक है, मोह या फिर चित्त का नाश हो जाना। फिर दृष्ट रिष्टो अक्ष नाशिनः,
मीन्स यहाँ पर जो अरिष्ट लक्षण है अगर वो दिख रहे हैं, या फिर चक्षु अक्षनाशना मतलब चक्षु आदि जो इंद्रियां है, मतलब अगर इंद्रिय का नाश हो रहा है, इंद्रिय का नाश हो रहा है मतलब उसकी जो संप्राप्ति है वो इतनी डीप चली गई है कि वहां पर ये जो इंद्रिय है वो सब मज्जा तक आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर संप्राप्ति इतनी डीप जाती है कि उसके जो इंद्रिय के अ, जो भी कर्म है वो सब भी अफेक्ट हो रहा है, तो वहां पर वो असाध्य में आ जाता है। और फिर से यहाँ पर इसका एक और क्या है कि इंद्रिय नाश हो जाना मतलब क्या कि चरक इंद्रिय स्थान में जो भी लक्षण बताए हुए हैं अरिष्ट के, वो सब वहां पर, क्योंकि उन्होंने वो इंद्रिय स्थान में बताया हुआ है अरिष्ट के लक्षण, तो वहां पर इस तरीके का इंद्रिय नाशक दृष्ट रिष्टो अक्षनाशिनः। ठीक है। नेक्स्ट, त्यजेदार्थं हिषक् भूपेर्द्विष्टं तेषां द्विषं द्विषं हीनोपकरणं व्यग्रम् अविधेयं गतायुषं चंडं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनम्। अब यहाँ पर हम लोगों को किस तरीके के पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये उन्होंने दिया है कि अगर पेशेंट है आपके पास में, भले वो साध्य लक्षण से युक्त है, भले ही वो ट्रीटमेंट के लिए इजी है, लेकिन फिर भी आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो ऐसा पेशेंट कौन है? तो भिषक भूपेर द्विष्टम, भूप मतलब राजा, ठीक है, तो भिषक और राजा से जो द्वेष करता हो, राजा से द्वेष करना मतलब अभी यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या है, रामायण में एक इंसिडेंस जो हुआ था कि लक्ष्मण जब भी उनको धनुष बाण लगा था, तो वहां पर वो वैद्य को हनुमान जी उठाकर लेकर आ गए थे, तो वो वैद्य ने मना कर दिया था कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो पेशेंट है, जो लक्ष्मण है, वो रावण का शत्रु है, इस वजह से मैं वहां पर ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, उन्होंने मना कर दिया था। ये बात अलग है कि वहां पर हनुमान जी ने उनको इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल करके ट्रीटमेंट करने के लिए लगा दिया, लेकिन ये जो गुण है ये इन्होंने बोला हुआ है कि अगर राजा से द्वेष करता हो तो वहां पर आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आजकल के मामले में कैसे हो जाएगा कि अगर आप कि यहाँ पर जो भी रूलर है, अगर सपोज आपके पास में आप जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे जो कोई भी पेशेंट आ रहा है, अगर आपकी सोसाइटी का और वो पेशेंट का जमता नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आप वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे तो आपको सोसाइटी वाले प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको वहां पर क्लिनिक बंद करना पड़ सकता है, सोसाइटी आपको फिर बोलेगा कि आप अपना क्लिनिक बंद कर दो, ये पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो इस वे में मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा जोक पार्ट में भी आप ले सकते हो इसको, लेकिन अ, इस वे में आपको ये देखना चाहिए। तेषां द्विषम द्विषम हीनोपकरणम, ठीक है, जिसके पास में उपकरण नहीं है, चिकित्सा का साधन नहीं है, व्यग्रम अविधेयम, व्यग्रम अविधेयम मतलब क्या कि अ, व्यग्र मतलब बिजी होना। अब मेरे साथ में एक बार एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि पेशेंट को विरेचन दिया था, अब पेशेंट को विरेचन दिया है, उससे हम लोग स्नेहपान के टाइम पे फुल टाइम उसके साथ में कांटेक्ट में रहते कि उसका स्नेहपान उसने किस टाइम पर किया है, उसका स्नेह जीर्ण कब हुआ है, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, इस हिसाब से हम लोग उसका फॉलोअप लेते रहते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से उसको खाने पीने में अगर कुछ चेंजेस करना है, उसको अगर विरेचन करना है तो विरेचन के लिए उसको हम लोग मेडिसिन कौन सा दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको अगर कुछ भी चेंजेस है तो हम लोग वो उसका अपडेट लेते लेते हम लोग को बताते हैं। ठीक है, अब मैं पेशेंट का फॉलोअप ले रही हूँ बट पेशेंट कॉल रिसीव नहीं करती है, अपने हिसाब से उसने स्नेहपान कर लिया, खाना खा लिया, जब उससे कांटेक्ट हुआ तो उसने बताया कि मैडम मैंने 8 बजे स्नेहपान किया, मॉर्निंग का जब उसको बोला हुआ है 6 बजे स्नेहपान करने के लिए, 8 बजे स्नेहपान करके वो खाना खा ले रही है 1 बजे, बिकॉज़ वो ऑफिस में जाती है, 1 बजे उसका ब्रेक होता है। ठीक है, ऐसा उसने हर एक दिन के स्नेहपान में किया,
बिजी हूँ, इस वजह से मैं आपका फोन नहीं उठा सकती। इस वजह से वो किसी भी चीज को फॉलो भी नहीं कर रही थी, और वो इतनी बिजी थी कि जिस दिन उसका विरेचन था, जिस दिन उसको विरेचन का मेडिसिन लेना है, उस दिन उसने मेडिसिन भी लेना भूल गई कि मैडम मैं बिजी थी, आज मुझे ध्यान में नहीं रहा कि आज मुझे विरेचन का मेडिसिन लेना है। तो ये जो व्यग्र होते हैं, जो बहुत ही बिजी होते हैं, तो वो भी चिकित्सा के योग्य नहीं होते हैं। बिकॉज आप ऐसे लोगों को जब ट्रीटमेंट दोगे, तो क्या होता है कि आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो अच्छे से तो ट्रीटमेंट लेंगे नहीं, और प्लस वो बाहर जाके ऐसा भी बोलेंगे कि मैंने ये भी ट्रीटमेंट किया है, मैंने ये डॉक्टर के पास से भी ट्रीटमेंट किया है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। पेशेंट हम लोगों को कमाना है, लेकिन आप अगर इस तरीके के पेशेंट कमाओगे, तो फिर वो पेशेंट जो है आपको अपयश ही देने वाला है। इस वजह से व्यग्रम, ठीक है, अविधेयम गतायुषम। अविधेयम मतलब क्या, कि जो वैद्य का बात नहीं मानता, ठीक है, अपने मनमानी करता है। ये सारी चीजें वो पेशेंट में थी। गत आयुषम, आयुष्य गत मतलब जिसकी आयुष्य समाप्त हो गई है, वायु समाप्त हो गई है, ये अपने को कैसे समझेगा, ठीक है, तो वो जो भी अरिष्ट लक्षण है उसके हिसाब से। चंडम, चंडम मतलब कि जिसको बहुत ही ज्यादा क्रोध आता हो, ठीक है, वैसे लोग। शोक, शोक में डूबा हुआ, अगर बहुत ही ज्यादा शोकातुर है, तो ऐसे लोग भी क्या होता है कि आप मतलब छोटे से छोटे व्याधि जो है उनमें बहुत ही बड़े हो जाते हैं। अ, ये एक अग्रेय है ना, जो व्याधि मतलब व्याधि बढ़ाने वाले में श्रेष्ठ है। क्या है वो अग्रेय? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। किसी को याद आ रहा है? ठीक है, भीरू, भीरू मतलब डरपोक, ठीक है, जो डरपोक रहेंगे या फिर शोक में डूबे हैं, वैसे लोग। प्लस कृतघ्न मीन्स आपसे ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन वो कृतघ्न है, मीन्स वो मानेगा ही नहीं कि आपके ट्रीटमेंट से फायदा हुआ है, या फिर किसी भी चीज के लिए वो थैंकफुल ग्रेटफुल नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को आपको ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। विषादो रोग वर्धनाराम, ठीक है, विषादो जो है वो रोग का वर्धन करने वाला है। तो ये जो विषाद मतलब जो शोक में डूबे होते हैं, उन लोगों में जो है वो रोग का वर्धन होने वाला है बार बार, इस वजह से वो भी ट्रीटमेंट के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन अभी आपके पास में मतलब क्या, कि डिप्रेशन का पेशेंट आ रहा है तो आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दोगे, ऐसा मत कीजिए। आप उसको ट्रीटमेंट दो, लेकिन आप उनको बताइए कि आपको किस तरीके से उससे बाहर निकलना है। अगर पेशेंट ट्राई करता है बाहर निकलने का अपने विषाद से, अपने शोक से, तो उससे बाहर निकल सकता है। अगर वो ट्राई ही नहीं करेगा, तो उसे बाहर कभी नहीं निकल सकता। जो ट्राई नहीं करते वो सिर्फ डूबे हुए हैं उसी में, तो ऐसे लोगों का आप ट्रीटमेंट मत दो। तंत्रस्यास्य परम चातो वक्ष्यते अध्याय संग्रह। न अब इसके आगे तंत्र के अध्याय संग्रह का व्याख्या करेंगे। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, तो हम लोग ये सिर्फ पढ़ते जाएंगे। ठीक? आयुष काम दीनत्व ही द्विनत्विर्हा रोगानुत्पादन द्रवाः अन्न ज्ञानान्न संरक्षा मात्रा द्रव्य रसाश्रयाः दोषादि ज्ञान तद्भेतर चिकित्साद व्युपक्रमाः शुद्ध्यादि स्नेहन स्वेदर रेखा स्थापन नावनम धूमगंडूष धूप सेक तृप्ति यंत्रक शस्त्रकम शिराविधि शल्यविधि शस्त्रशाराग्नि कर्मिको सूत्रस्थान मिमे अध्याय स्त्रिंशत्। ठीक है, ये सूत्रस्थान के 30 अध्याय। शारीरम उच्यते गर्भावक्रांति व्यापादम अंगम मर्म विभागिकम विकृति द्रुतजम षष्ठम निदानम सार्वरोगिकम ज्वरासुख श्वास यक्ष्मादि मद्दादर्शान्ति सारीनाम मूत्राघात प्रमेहानाम विद्रोध्याद उदरस्य च पाण्डुकुष्ठा नीलार्तानां वातस्त्रस्य च षोडश।
चिकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्मिनि वमौ मदात्यये अर्शःसु विषीद्वौ द्वौ मूत्रिके वितरतु गुल्म जठर पाण्डुशोक विसर्पिषु कुष्ठश्वेत्रा नीलव्याधि वाताश्रेषु चिकित्सितं द्वाविंशतिरिमे अध्यायाः कल्पसिद्धिरतः परं कल्पवमेरविरेकस्य तत्सिद्धिर्वस्ति कल्पना सिद्धिर्वस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकल्पः अत उत्तरं बालोपचारे तद्व्याधौ तदग्रही द्वौ च भूतगे उन्मादे अथ स्मृतिर्भंशे द्वौ द्वौ वर्त्मसु सन्धिषु दत्तमूलीऽङ्गनाशीषु त्रयोद्वोदौ च सर्वगे कर्णनासामुखशिरो व्रणे भङ्गे भगन्धरे ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथग्गनु विषेभुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने चत्वारिंशो अनपत्यायान मध्यायो बीजकोषणः इति अध्याय शतं विंशं षड्भिः स्थानैरुदीरितम् इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनु श्रीमद् भागवत विरचितायाम् अष्टांग हृदय संहितायां सूत्रस्थाने आयुष्कामियो नाम प्रथमो अध्यायः। किसी को फर्स्ट चैप्टर में अब तक अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं या फिर हम लोग आगे पढ़े।